बच्चों, अब आज मैं आपके सामने एक नई चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर का नेम है नो प्लेस फॉर अस। माय नेम इज पूजा पाठक एंड लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. So first of all, we will start from the key points of this chapter. Key points are the points which are the summary of the whole chapter. As you all know that NCERT books are based on the events and the stories for understanding the better for the better understanding of the concept. So I have mentioned here some key points and let's discuss about them. Number one is village life is so simple as compared to city life. The main occupation of water in village is farming. In many villages, dams are built across the rivers. A big wall built across the river is called dam. Moving from one place to another in search of jobs and better facilities is called as migration. तो इन की पॉइंट्स से हमने ये समझा कि नो प्लेस फॉर अस जो हमारा मेन चैप्टर है वो क्या कह रहा है. इस चैप्टर का मतलब है कि सबसे पहले इंडिया जो है वो गांव का देश कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता गया, गांव की जगह शहर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए. लोग गांव में जब रोज़गार ख़त्म हो गए तो लोगों ने अपना आजीविका चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से रन करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो शहरों की तरफ आ गए. एंड दिस डिस्प्लेसमेंट from one place to another in search of jobs and better facilities, it is called migration. इसको बोलते हैं विस्थापन. ठीक है, तो माइग्रेशन के बारे में हमने जान लिया और इसमें विलेज लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है. आई होप आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. अब जो मेन ऑक्यूपेशन है ऑफ वाटर विलेज इज फार्मिंग. जो क्या बोलते हैं, गांव का प्रमुख व्यवसाय जो है वो खेती है. अब कई सारे गांवों में जो है वो नदियों के किनारे बड़े बड़े बांध बना दिए गए हैं. इस वजह से वहाँ पर जो है पानी की सप्लाई बाधित हुई है. इस वजह से खेती को पानी मिलना बंद हो चुका है और जो खेती से उनकी आय होती थी वो अब काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है. इसीलिए लोगों रोजगार के अन्य विकल्प या दूसरे ऑप्शंस ढूंढने के लिए दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं. तो अब हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. सो ये जो आपको कई सारी टर्म्स दिख रही हैं, लाइक डेमोलिशन क्या है, माइग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. इवन इन नॉट इन क्लास 5 व्हेन यू go to the further classes, like and if you prepare for the competitive exam, you will find these terms. So it is very important for all of you to understand these. Number 1 is demolition. Demolition होता है the act of destroying something such as building. Demolition होता है किसी भी चीज़ को destroy कर देना, ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना. such as buildings, तोड़ देना. जैसे बिल्डिंग्स को धराशायी किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो की जाती है डेमोलिशन. माइग्रेशन क्या होता है? एज आई टोल्ड यू व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैप्टर, द प्रोसेस ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. मतलब ये वो प्रक्रिया होती है जब इंसान या तो खुद से चला जाए या कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिससे उसको विस्थापन या दूसरे प्लेस जाना पड़ जाए. सो द प्रोसेस ऑफ मूविंग or being moved from one place to another, it is called migration. Now, what is immigration? The act of leaving one's own country to settle permanently in other country's life. इमिग्रेशन का मतलब होता है अपनी एक कंट्री. इमिग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रवास और माइग्रेशन को बोलते हैं विस्थापन. जैसे सपोज दैट अभी यूक्रेन का वॉर, जो रशिया वॉर है, वो तो बहुत हाईलाइटेड वॉर है. तो यूक्रेन में जब ये तबाही का मंजर फैला हुआ है तो यूक्रेन वासियों को हर पल ये सता रहा है कि अगले पल हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे. तो इस वजह से वो पूरी अपनी फैमिली को लेके वो कंट्री ही छोड़ रहे हैं. तो वो कंट्री से जब लोग निकल रहे हैं, सपोज दैट ये यूक्रेन का एरिया है, तो वो आसपास में अपनी कंट्री को छोड़कर आसपास जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर वो जा रहे हैं. तो पड़ोसी मुल्क में यहाँ से विस्थापितों के आने की प्रक्रिया को बोलेंगे इमिग्रेशन. ठीक है.
और सपोज दैट ये पूरा एक कंट्री है और एक कंट्री में यहाँ पे गांव, यहाँ पे शहर, यहाँ पे है, तो एक आदमी जब काम की तलाश में गांव से शहर की ओर जाएगा तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन, और कंट्री से दूसरी कंट्री में डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। समझ गए आप? टू सेटल परमानेंटली इन अदर कंट्री फॉर लाइफ, फॉर बेटरमेंट, बेटर लाइफ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज द लाइफ ऑफ विलेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सिटीज। मतलब अब हम ये देखेंगे कि जो बच्चे भी अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो गांव से अगर बिलोंग करेंगे और जो शहर में रह रहे होंगे या शहर का कभी उन्होंने अनुभव किया होगा तो वो ये समझ पाएंगे, या जो शहर में रह रहे हैं कभी गांव गए होंगे तो उन्होंने ये देखा होगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो गांव को शहरों से और शहरों को गांव से अलग बनाती हैं। गांव के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं, शहरों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। Sorry. So let's here discuss about the difference between the village and the city life. Number one is less technology. गांव में हमने देखा है कि नेटवर्क अभी भी क्या बोलते हैं प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो बहुत सारी जगह अवेलेबल है, बट देयर आर फ्यू एरियाज वेयर नेटवर्क फैसिलिटी एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट अवेलेबल। जब वहीं हम शहरों की बात करते हैं तो देयर आर मोर टेक्नोलॉजी। इवन इंडिया में कई सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर रोबोटिक्स भी आ चुका है, और कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी मैसर नहीं है। नाउ सेकेंड वन इज लेस पॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, आपने गांव में देखा होगा कि शांत सड़कें, शांत एरिया, शांति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग बाग कम हैं। वहीं पर अगर आप शहरों की बात करेंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो भरी पड़ी है। किसी भी चौराहे नुक्कड़ गली में आप निकल जाइए, आदमी ही आदमी, आदमी ही आदमी दिखाई देंगे। ठीक है। थर्ड वन इज लेस चांसेस ऑफ हायर एजुकेशन। गांव में अभी भी बड़े स्कूल, मतलब छोटे छोटे स्कूल हैं प्राइमरी लेवल के, बट फॉर द हायर एजुकेशन वी हैव टू मूव ऑन टू द सिटी। सो हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज गांव में नहीं है, बट मोर चांसेस ऑफ हायर एजुकेशन। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ऑल आर अवेलेबल इन सिटीज। नेक्स्ट है लेस क्राउड, यानी भीड़ कम होती है। आप वहाँ के मेलों वगैरह में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको शांति से जो है वो मिल जाएगा। आप अच्छे से वहाँ का दशहरा का मेला या जो भी मेले वहाँ पे लगते हैं सर्दियों गर्मियों के, वो आप आसानी से उनका मौज मस्ती कर सकते हैं, उसमें एंजॉय कर सकते हैं उनको। लेकिन अगर आप शहरों के किसी मेले में जाएं तो वहाँ पे मारे भीड़ के परेशान हो जाएंगे और कहीं नहीं जा पाएंगे। तो मोर क्राउड। नाउ मोर ग्रीनरी, दिस इज द बेनिफिट and the most important benefit of village, that we can found more greenery, more peace in villages, but at the same time we could not, we cannot find any kind of greenery in cities। जितने भी पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, जंगल को काट काट के आजकल कॉलोनीज, बस्ती, मार्केट्स और ये सब मॉल्स वगैरह निकल रहे हैं सिटीज में। दैट्स वाई पॉल्यूशन लेवल इज टोटली हाई। आप देखते होंगे आपके मोबाइल में AQI आता होगा। AQI को बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये हर दिन बताता है कि कितनी सिचुएशन है। एयर क्वालिटी का मतलब होता है PM पार्टिकल्स का एयर में मिला होना। PM 2.5 पार्टिकल्स अगर एयर में बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर लंग्स, फॉर योर ब्रीदिंग सिस्टम। तो अगर, और शहरों में इनको देखने को ही मिलता है क्योंकि शहर में भट्टे चल रहे हैं, शहर में वाहन चल रहे हैं, शहर में और कई सारी प्रदूषण की चीज़ें चल रही हैं, जिससे क्या है कि हवा दूषित होती जा रही है। और जब दूषित हवा में हम सांस लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट है लेस फैसिलिटीज़। ऑब्वियसली जो गांव होते हैं वहाँ पे कम फैसिलिटीज़ होती हैं, लोगों के पास इन्वर्टर नहीं होते, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं जिन पर आजकल के शहरों के बच्चों तक की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो गांव में उस तरीके से उपलब्ध नहीं होते हैं। इवन गांव में अपना जो कोई की गाड़ी अगर ख़राब हो जाए, मोटरसाइकिल अगर ख़राब हो जाए तो वो भी सुधरवाने के लिए शहर की तरफ रुख करना पड़ता है। ठीक है, और जबकि शहरों में कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेस चांस फॉर जॉब्स। हाँ, ये चीज़ है कि जो जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि गांव में जो आजीविका का, लिवलीहुड का मेन जो वो है फार्मिंग, खेती। तो खेती से जॉब्स तो प्रोड्यूस होती नहीं है, खेती तो। अच्छा, एक चीज़ मैं टर्म आपको बताऊंगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी इसको बोलते हैं स्यूडो एम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? जैसे सपोज दैट ये एक गांव है, ठीक है,
अब गांव में खेत में फसल बोई गई है, अब आया फसल की कटाई का टाइम या बुवाई का टाइम या जुताई का टाइम जो भी है, तो अब उसमें घर के एक घर में 8 सदस्य हैं, 7 है, ठीक है, छोटे बच्चे बड़े सब मिला के मान लो बड़े बड़े लोग उसमें 5 हैं, तो ये पांचों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो जाएगा। किसमें? काम तो वो कर रहे हैं लेकिन उस काम के मुकाबले उनको मेहनताना नहीं मिलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है छुपी हुई बेरोजगारी, कि मतलब इन्वॉल्वमेंट सबका है लेकिन किसी के पास प्रॉपर काम नहीं है। वहीं सिटीज में इन पांचों आदमियों के बराबर का काम एक आदमी करता है और उसको बदले में सैलरी भी मिलती है। तो इसीलिए खेती में को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट। और शहर यहाँ पे जो शहर होते हैं उनमें मोर चांसेस ऑफ जॉब्स, ठीक है। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, one side there is a village life and on the other hand you can see the city life, ठीक है। there are some amusement parks, the working culture, the infrastructure, and on the other hand you can see less infrastructure in villages, you can see so many fields there, you can see so many greenery there, okay। now question number 3 is what do people in village do to earn a living? क्या करते हैं गांव के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए? सो द मोस्ट ऑफ द पीपल इन विलेज डू फार्मिंग फॉर अर्न देयर लिविंग। अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती करते हैं, फार्मिंग मीन्स खेती। नंबर 4 इज व्हाट इज डैम? बांध। डैम को हिंदी में बोलते हैं बांध, ठीक है। तो व्हाट इज डैम? अ वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड डैम। क्या होता है, सपोज दैट ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ी इलाके से नदी निकली, मैदानी इलाकों में आई, अब यहाँ पर कई सारे गांव हैं, ठीक है, कई सारे गांव हैं। अब गांव के ये नदी जा रही है, अब ये वाले गांव में सपोज दैट ये है, अब यहाँ इतने पानी को रोक के, नदी तो जा रही है यहाँ से धारा है, लेकिन नदी के इतने पानी को रोक के उसके चारों तरफ बाउंड्री कर ली और पानी को रोक लिया, तो ये बन गया हमारा डैम, ठीक है। नदी की एक धारा बस यहाँ से निकलती है, जो ऊपर से पानी आया नीचे इधर पास ऑन हो गया, लेकिन जो पानी यहाँ पे आ रहा था उसको रोक लिया, चारों तरफ वॉल बना दी गई और बन गया डैम, तो इसको बोलते हैं बांध। तो अब वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर, नदी के इस तरफ चारों ओर क्या बन गई? दीवार। राइट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिल्ड डैम। देखिए अब जब यहाँ पर सपोज दैट इतना बड़ा एक बांध बन गया, अब उसके कुछ फायदे भी होंगे कुछ नुकसान भी होंगे, तो क्या फायदे हैं क्या नुकसान है चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो एडवांटेज क्या है, वाटर इज यूज्ड फॉर हाउस वर्क। अब जो पानी इकट्ठा हो गया है इससे कई सारे कामों में उपयोग किया जा सकता है। सेकेंड है इरिगेशन, सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। थर्ड है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इससे बिजली बनेगी। और ये है फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल कैसे होती है, नदी में पानी है ही, बारिश के दिनों में जब पहाड़ों पर कई सारी घटनाएं हो जाती हैं बादल बादल फटने की, तो क्या हो जाता है एकदम से पानी इधर आ जाता है। जब पानी नदी में ज़्यादा आएगा तो नदी का किनारा छोड़ के आसपास के गांव में भर जाता है, दैट्स वाई वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन वो हो जाती है। अब जब यहाँ पे बांध बन गया तो थोड़ा थोड़ा पानी तो निकलेगा ना यहाँ से, तो इस वजह से कुछ पानी इस डैम में स्टोर हो जाएगा, तो इसलिए फ्लड कंट्रोल होता है इससे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मोर पीपल हैव टू लूज देयर होम्स। अब देखो बांध जितने बना ना तो उसके कई किलोमीटर्स की जो जमीन है ना वो खाली करवा दी जाती है। किस लिए? क्योंकि वो रिस्क जोन बन जाता है, हाई रिस्क एरिया बन जाता है, क्योंकि इतना सारा पानी यहाँ पर स्टोर है, कभी बांध का कोई गेट वेट फट गया कुछ हो गया तो क्या होगा, इतना सारा पानी जब जाएगा तो जान और माल दोनों का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं कि वहाँ के एरिया को खाली करा देते हैं। दूसरा, जो बांध बन जाते हैं ना तो वो एरिया जो है वो अर्थक्वेक के हिसाब से, भूकंप के हिसाब से भी सेंसिटिव जोन में बन जाता है। कैसे? इतना सारा पानी जब धरती पर एक जगह स्टोर है नीचे नीचे नीचे, तो क्या कर देता है वो अर्थक्वेक की जो क्या बोलते हैं वो पैदा कर देता है सिचुएशन। नंबर सेकंड सॉइल इरोजन फॉर ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ द सॉइल। अब इतना सारा पानी एक ही जगह पर इकट्ठा तो वो क्या होता है कि जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो खत्म कर देता है या कमजोर कर देता है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड दीज आर सम डिसएडवांटेजेस, मतलब लाभ और हानियां दोनों थी ये, ठीक है। नाउ 6th क्वेश्चन इज नेम सम डैम बिल्ट फॉर गिविंग बेटर फैसिलिटीज। अब हमें कुछ ऐसे
बांधों के नाम इस देखने को मिलेगी कि कौन सी रिवर पे कौन सा बांध बना हुआ है। तो सबसे पहला है महानदी। महानदी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी स्टेट से निकली है, ठीक है। तो महानदी पर जो बांध बना है उसको बोलते हैं हीराकुंड बांध। पेरियार नदी ये केरला से गई है, इसको बोलते हैं इडुक्की। चलो मैं ही बता देती हूँ, महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। वैगई, वैगई पर वैगई बांध ही है। नर्मदा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सतलज पर है भाखड़ा नागल बांध। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, नागार्जुन सागर जो बांध है वो कहाँ पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अरे थोड़ी मेहनत आप भी तो करो। क्या पूरी मेहनत मैं ही कर दूंगी, पूरा पका पकाया खाना है क्या। तो ये देखिए, एज यू कैन सी इन दिस इंडियन मैप, ये महानदी है, ये गंगा गंगा है। गंगा जी जो है वो यहाँ पे गौमुख, उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से गौमुख से निकली हैं, और ये यहाँ पर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल होती हुई ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इनका रूट यही है, ठीक है। यहाँ पे यमुना भी, यमुनोत्री से निकल के इसमें मिल जाती है गंगा जी में, संगम प्रयागराज में होता है, और ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। ये नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है। जो इंडिया की सारी रिवर्स हैं वो जाके सबका ढलान ये है, इस साइड को, और सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। लेकिन दो तीन नदियां ऐसी हैं, स्पेशली नर्मदा और ताप्ती, ये इस साइड गिरती हैं अरेबियन सी में, ठीक है। बाकी सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और ये यहाँ से जो झेलम सिंधु गई है ये यहाँ पे अरेबियन सी में गिरती है, क्योंकि ये जाके पाकिस्तान में भी मिल जाती है। ये कृष्णा नदी हो गई, ये कावेरी हो गई, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मानसरोवर से निकलती है, चाइना से होके, सिक्किम विक्किम से होके पूरा यहाँ पे ये अरुणाचल से प्रवेश करती है, असम से होती हुई, और फिर ये यहाँ पे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये सिंधु नदी का स्ट्रक्चर है। सिंधु नदी भी, अच्छा एक टेक्निक याद कर लो, SSB, ठीक है। सिंधु और आपका एक ब्रह्मपुत्र, और ये याद नहीं आ रही, पता नहीं कौन सी थी। अरे SSB से टेक्निक याद की थी, चलो याद आ जाएगा, मैं बाद में बता दूंगी। तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां जो है ना वो यहाँ से निकली हैं आपके मानसरोवर से। अब ये मानसरोवर से निकल के ये काफ़ी सारी ये मिल जाती हैं, इसमें सप्तसंधव हो जाता है इसमें। सतलज, रावी, ब्यास और चिनाब और झेलम, सिंधु, ये 6 नदियां मिलके यहाँ पर मिल जाती हैं इसमें, ठीक है, सिंधु नदी में। ये इंडियन ओशन है, वे ऑफ बंगाल, इसको देख लेना, इंडिया के मैप को अच्छे से स्ट्रक्चर है, इसको देख लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेस्ड एंड ट्रांसफर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफर क्या होता है और डिस्प्लेस्ड क्या होता है। ट्रांसफर होता है चेंज ऑफ प्लेस बाय आवर विश, मतलब हमारी खुद की इच्छा है, हमने मांगा कि हाँ भाई हमें यहाँ रहते रहते बहुत टाइम हो गया, चलो हम दूसरी जगह जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर, दूसरी जगह जाएंगे। एग्जाम्पल है ट्रांसफर ऑफ आर्मी पीपल, ठीक है। डिस्प्लेस्ड होता है चेंज ऑफ प्लेस, नो हैविंग आर विलिंग, और जब हमारी इच्छा नहीं भी होती है तब भी कोई दूसरा आके हमारी पोस्ट पे कब्जा जमाने लगता है और फिर हमें दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लाइक डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट वर्क, ठीक है, किसी सरकारी काम की वजह से। फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको भी देख लेते हैं कि डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स, तो क्या है आपको पता है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, कि फार्मिंग। एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर सोल्ड टू द, किसको बेचता था, जंक सेलर और कबाड़ी वाला। जो खाली बॉटल्स और न्यूज़पेपर है किसको बेचते हो, कबाड़ी वाले को ही तो बेचा जाता है, जंक सेलर को। द स्मोक एंड स्मेल फ्रॉम बर्निंग टायर इज वेरी डेंजरस, ऑब्वियसली CO2 निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। एक और क्वेश्चन आया दिमाग में, उसको भी बता देती हूँ। CO2 ये वो गैस है जिसको हम सांस छोड़ते समय निकालते हैं, और हम जब सांस लेते हैं तो हम लेते हैं O2, ठीक है। एक होती है CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं गला घोंटू गैस, ठीक है। आजकल सर्दियाँ पड़ रही हैं, कोयला वोयला जला के तापते होगे ना, लेकिन गलती से भी उस अंगारे वाले कोयला को अपने कमरे में रख के और कमरे का गेट बंद करके सो मत जाना, क्योंकि उससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि होती है गला घोंटने के, दम घोटू गैस बोलते हैं इसको। ये अगर ज़्यादा देर तक आपने सांस ले ली ना तो फिर इससे क्या हो जाता है, दम घुटने जैसी सिचुएशन हो जाती है, इसलिए आदमी सोने में सोता ही रह जाता है। तो इस वजह से इस तरह का डेंजरस काम मत करना, ओके। और जब टायर जलाते हैं तब भी ये दोनों गैस निकलती हैं, तो
जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इस तरह से भी आप कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो। बताइएगा कैसा लगा, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।